विद्युत रसायन। देखो दोस्त, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये चैप्टर 2 पार्ट में है। एक में हमें चालकता पढ़नी है और दूसरे में हमको सेल बैटरीज पढ़नी, ठीक है। सो हम पहले चालकता वाला पोर्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करना चाहते हैं कि विद्युत चालकता क्या है। विद्युत चालकता, ध्यान दें, किसी पदार्थ में विद्युत धारा का बहना ही विद्युत चालकता है, ठीक है। और किसी पदार्थ में विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना, ये विद्युत का अभिगमन है। और किसी पदार्थ में अगर विद्युत का अभिगमन हो रहा है तो वो पदार्थ विद्युत का सुचालक है। और किसी पदार्थ में विद्युत का अभिगमन होना विद्युत चालकता है। यानी सिंपल सी बात है, दोबारा सुनेंगे कि विद्युत का अभिगमन क्या है। तो किसी पदार्थ में विद्युत धारा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या बहना क्या कहलाता है? विद्युत का अभिगमन कहलाता है। और जिस पदार्थ में विद्युत का अभिगमन होता है वह सुचालक कहलाता है, ठीक है। और जिसमें नहीं होता वो कुचालक। ध्यान से सुनिएगा, किसी पदार्थ में विद्युत धारा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना विद्युत का अभिगमन कहलाता है, ठीक है। विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना विद्युत का क्या कहलाता है? अभिगमन कहलाता है। और दूसरी बात, किसी पदार्थ में विद्युत का, जिस पदार्थ में विद्युत का अभिगमन होता है उसे विद्युत का सुचालक है। और विद्युत का अभिगमन होने का ये गुण विद्युत चालकता कहलाता है। किसी पदार्थ में विद्युत अभिगमन होना यानी विद्युत धारा का बहना, दूसरे शब्द में कहें किसी पदार्थ में विद्युत धारा का बहना, ये क्या कहलाता है? विद्युत चालकता, ठीक है। किसी पदार्थ में विद्युत धारा का बहना, किसी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह, बस इतना ही लिख दो। किसी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होना क्या कहलाता है? विद्युत चालकता, ठीक है। और ये विद्युत चालकता दो पदार्थ की प्रकृति कैसी है इसके आधार पर दो प्रकार की। विद्युत चालकता पदार्थ की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की है। एक होती है धात्विक चालकता। अब धात्विक चालकता नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये धातुओं की चालकता है। यानी अगर पदार्थ कौन है, चालक पदार्थ कौन है? धातु। अभी क्या कहा था? पदार्थ की प्रकृति यानी पदार्थ के प्रकार के आधार पर ये चालकता भी दो प्रकार की है। पदार्थ यदि धातु है तो उसके अंदर जो विद्युत चालकता है वो धात्विक चालकता है, ठीक है। तो धातुओं में जो विद्युत चालकता होती है उसे क्या कहते हैं? धात्विक चालकता। क्लियर है? और चूंकि धातुओं में एक हो गई धात्विक चालकता और दूसरी हो गई विद्युत अपघटनी चालकता। विद्युत अपघटनी चालकता। तो चालकता पदार्थ की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। विद्युत चालकता पदार्थ की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की हो गई, राइट? कौन सी? धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता। अगर पदार्थ धातु है तो उसकी चालकता, उसमें अगर विद्युत चालकता पाई जा रही है तो वो धात्विक चालकता है। और पदार्थ अगर विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है तो उसमें जो चालकता है, उसमें जो विद्युत चालकता है वो कौन सी चालकता है? विद्युत अपघटनी चालकता है। अब यह ध्यान से देना है कि धात्विक चालकता क्या है। एक्चुअल में क्या है, जब धातुओं में विद्युत चालकता होती है तो ये विशेष कारण से होती है क्योंकि धातुओं में इस विद्युत चालकता के प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार है वो है इलेक्ट्रॉन।
और इलेक्ट्रॉन तो बहुत पदार्थों में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए मुक्त, ताकि वो विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके। जैसे कि पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड को आप तक पहुंचाता है, उसी प्रकार से धातुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत धारा को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो धातुओं में जो विद्युत चालकता है वो किस वजह से आती है? धातुओं में विद्युत चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से आती है। धातुओं में विद्युत चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से आती है। यानी धातुओं में विद्युत चालकता क्यों होती है? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां गति करके क्या करते हैं, विद्युत चालकता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी विद्युत धारा को या कहीं इलेक्ट्रिक करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। राइट? तो विद्युत चालकता, धातुओं में चालकता क्यों होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, क्योंकि ये चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण है, इसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से है, इसलिए इस चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता भी कहते हैं। क्योंकि ये चालकता क्यों आई है? इलेक्ट्रॉन की वजह से आई है, इसलिए इस प्रकार की चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता भी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघटनी चालकता विद्युत अपघट्य क्यों होगी? विद्युत अपघट्य क्या है? विद्युत अपघट्य एक पदार्थ है, हमने हालांकि पढ़ा हुआ है 11th में। विद्युत अपघट्य क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ है। कैसा पदार्थ? कोई भी आयनिक पदार्थ, चाहे वो आयनिक पदार्थ को आप सीधे एक वर्ड में याद रख सकते हैं, विद्युत अपघट्य क्या है? आयनिक पदार्थ। कोई भी आयनिक पदार्थ, चाहे वो अम्ल हो, क्षार हो, एसिड हो, बेस हो या फिर लवण ही क्यों ना हो, कोई भी वो आयनिक पदार्थ, अम्ल, क्षार या लवण, जिसे जलीय विलयन में डालें और वो अपने आयनों में विभक्त हो जाए, टूट जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। कोई भी वो पदार्थ जिसे हम क्या करें, जलीय विलयन में डालें और वो जल में डालने से वो टूट जाए, अपने आयनों में टूट जाए, यानी आयनों में विभक्त हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। यानी वे आयनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य। क्लियर? ओके। तो विद्युत अपघट्य पदार्थों में जो चालकता होती है उसे विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। और विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन सा है? आयनिक पदार्थ। तो आयनिक पदार्थों में जो चालकता है वो आयनों के कारण है, और आयन जो है किसी भी आयनिक पदार्थ में उसकी ठोस अवस्था में आयन मुक्त नहीं होते, यानी ठोस अवस्था में कोई भी आयनिक पदार्थ जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, यानी उसकी विद्युत चालकता बहुत ही कम होती है। लेकिन इसी ठोस पदार्थ को यदि पिघला दिया जाए, इसी ठोस पदार्थ को यदि गर्म करके क्या कर दिया जाए, पिघला दिया जाए, तो ये अपने आयनों में अलग अलग हो जाते हैं। जब आयन एक दूसरे से अलग होंगे, ध्यान से समझना, ये क्या हो जाता है? अपने आयनों में अलग अलग हो जाता है। जब आयन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, तो वो विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। और अभी क्या है, जब ये ठोस है तब ये आयन मुक्त नहीं है विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब ये तो कौन सी अवस्था हो गई? पिघली हुई अवस्था, जिसमें ये विद्युत धारा का प्रभाव कर रहा है। दूसरी एक अवस्था और है जहां हम क्या करें, इसी ठोस पदार्थ को जलीय विलयन में डाल। कौन से ठोस पदार्थ को? इस आयनिक ठोस पदार्थ को। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जल जो है वो ध्रुवीय है, यानी आयनिक प्रवृत्ति का है, और ये ठोस पदार्थ भी ध्रुवीय है, यानी आयनिक पदार्थ है, और इसीलिए समान, इसकी प्रकृति समान होने से ये पानी के अंदर घुल जाएगा और पानी के अंदर अपने आयनों में टूट जाएगा। आयनों में क्यों टूटा? तो पानी में जब डाला तो पानी के
पास से इसको एक ऊर्जा मिली, इसका नाम था जल योजन ऊर्जा। और इस जल योजन ऊर्जा को पाकर कि ये लवण जो था वो अपने आयनों में टूट गया और उसके आयन अलग। जैसे हमने NaCl को पानी में डाला तो NaCl अपने आयन यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या हो गया, अलग हो गया। अब यहां से हम एक चीज और समझ लें कि इस चीज को और क्लियरली जानना चाहते हैं तो ये बीकर में सबसे पहले धातु की 2 छड़ें डालते हैं, ठीक है। दोनों छड़ों को डालकर उसे विद्युत के स्रोत बाहरी स्रोत से जोड़ दें बैटरी से। बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ जो धातु की छड़ होगी वो धनात्मक इलेक्ट्रोड कहलाएगी, इसे आप एनोड का नाम भी दे सकते। और बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होगा वो कैथोड। तो बैटरी के धनात्मक सिरे से जो जुड़ा है वो एनोड है और बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जो जुड़ा है वो कौन है, कैथोड। क्लियर? अब यहां से ध्यान से सुनिए कि जब हमने इसमें NaCl डाला तो NaCl जो है वो अपने आयनों में विभक्त हुआ, पहली कंडीशन पानी में डालने से। और पानी में डालने से तो आयनों में विभक्त हुआ है केवल, यानी आयनिक पदार्थ है ये पता चला। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, विद्युत के बाह्य स्रोत से विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की तो ये विद्युत धारा Na और Cl आयनों को मिली और ये आयन अपने कंधे पर लेकर विद्युत धारा को अपने से विपरीत आवेशित आयनों की ओर अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति की। तो हमने क्या देखा कि विद्युत अपघट्य के इस विलयन में विद्युत चालकता क्यों आ रही है, क्योंकि ये आयन विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा रहा है। यानी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत चालकता क्यों होती है, मुक्त आयनों की गति के कारण। मुक्त आयनों की गति के कारण। तो विद्युत अपघटनी चालकता क्यों आई, मुक्त आयनों की गति के कारण। इसी कारण इस प्रकार की चालकता को हम आयनिक चालकता भी कहते हैं। अब परिभाषा में आपको बताते चला, किसी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रभाव होना विद्युत चालकता है। विद्युत चालकता पदार्थ की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार की है। यदि पदार्थ धातु है और धातुओं में विद्युत चालकता का प्रभाव विद्युत चालकता हो पाई जा रही है, यानी विद्युत का प्रभाव हो रहा है, तो उस प्रकार की चालकता को धात्विक चालकता कहते हैं। क्योंकि धातुओं में विद्युत धारा का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक चालकता भी कहते हैं। जबकि विद्युत अपघट्य की ठोस अवस्था में विद्युत चालकता उसमें नहीं पाई जाती है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता। लेकिन उसकी पिघली हुई अवस्था अथवा विलयन की अवस्था में विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रभाव होना विद्युत अपघटनी चालकता कहलाता है। क्योंकि विद्युत अपघट्य में उसकी पिघली अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह उसके मुक्त आयनों की गति के कारण होता है, इसलिए इस प्रकार की चालकता को आयनिक चालकता भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये 2 प्रकार की चालकता, विद्युत चालकता जो है वो 2 प्रकार की चालकता हो गई। एक हो गई धात्विक चालकता और दूसरी हो गई विद्युत अपघटनी चालकता। अब बात आती है कि इन दोनों में वाकई में हम क्लियरली डिस्टिंक्शन कैसे करें, अंतर कैसे करें। तो अंतर में एक तो परिभाषा ही ये कहती है कि धातुओं की चालकता जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होती है वो क्या कहलाती है, विद्युत धात्विक चालकता कहलाती। और विद्युत अपघट्य पदार्थों की वह चालकता, विद्युत अपघट्य पदार्थों की पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में चालकता जो कि मुक्त आयनों की गति के कारण होती है, विद्युत अपघटनी चालकता कहलाती है। ठीक है, तो ये किसके कारण है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। ये किसके कारण है, मुक्त आयनों की गति के कारण। अब अंतर को और आगे जाते हैं और क्लियरिटी के साथ देखते हैं कि क्या होगा।
तो हम ये काम करते हैं, धातु का कोई तार ले लेते हैं, वायर ले लेते हैं और धातु के तार को विद्युत के एक स्रोत से जोड़ देते हैं। हमने विद्युत के स्रोत से धातु के तार को जोड़ दिया। जैसे ही हमने विद्युत के स्रोत से धातु के तार को जोड़ा और स्विच ऑन किया, तो जो दूसरा सिरा था धातु का, वहां पर ले जाके एक एलईडी बल्ब लगा दिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया वहां पर प्रकाश आ गया। वहां प्रकाश आने का अर्थ क्या हुआ कि उस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। और ये प्रवाह किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, इस क्रिया में क्या पदार्थ का स्थानांतरण हुआ? क्या धातु का तार यहां से उठ के बल्ब तक गया? नहीं गया। यानी इस क्रिया में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, केवल धातु के तार के अंदर, कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का हो, उस धातु के तार के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा को लेकर दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। यानी इस चालकता में, इस प्रकार की चालकता में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। अब आपको पता है कि विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन है? जैसे कि NaCl, आप HCl भी ले सकते थे, NaOH भी ले सकते, लेकिन विद्युत अपघट्य पदार्थ अभी क्या कह रहे हैं हम? NaCl है। और NaCl को हमने इसमें डाला तो इसका, इस पदार्थ का, NaCl का, उसके आयनों के रूप में, ये टूटा है ना, NaCl का उसके आयनों के रूप में स्थानांतरण हो रहा। यानी विद्युत अपघटनी चालकता में पदार्थ का स्थानांतरण उसके आयनों के रूप में होता है। ये बात, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण आयनों के रूप में होता है। यहां याद रखेंगे, पदार्थ का स्थानांतरण आयनों के रूप में होता है। पदार्थ का स्थानांतरण किसके रूप में हो रहा है? आयनों के रूप में। ठीक है, अब तीसरी बात ये आती है कि क्या कोई ये विद्युत चालकता होते समय, ये दोनों चालकता क्या है? विद्युत चालकता। इनमें विद्युत चालकता होते समय क्या पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन आया? रासायनिक परिवर्तन का मतलब था कि हमने कॉपर का तार लगाया, क्या वो बदल कर एल्यूमिनियम का हो गया? सिल्वर हो गया? तो रासायनिक परिवर्तन तो यही है कि गुण बदल जाए। जो कॉपर के गुण थे पहले, वो बदल के किसी और पदार्थ के गुण हो जाए। तो क्या रासायनिक परिवर्तन वहां आया? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन भी कुछ थोड़ा बहुत आ सकता है, बाकी बहुत भयंकर नहीं। अच्छा, कॉपर का तार खा के मोटा हो गया? नहीं, राइट? तो वैसा था वैसा ही है, कुछ थोड़ा बहुत रंग रूप में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो धात्विक चालकता में पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ध्यान दीजिए। अच्छा, इसमें क्या रासायनिक परिवर्तन हुआ है? ये जानने के लिए चलिए हम देखते हैं क्या, कि हम देखें, ये जाकर हम देख रहे हैं क्लोरीन कहाँ आ रहा है? एनोड पर। तो एनोड पर एक क्रिया हो रही है। एनोड पर क्लोरीन के आने से, ये देखो, किसके? क्लोराइड आयन के आने से। क्लोराइड आयन एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहे हैं। कौन सी क्रिया के कारण? ऑक्सीकरण के कारण। तो ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा एनोड पर क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर क्या हो रहे हैं? उदासीन हो रहे हैं। यानी मैं इसको पूरा ले लूं, याद है आपको, Cl को हम परमाणविक नहीं लिखते, आणविक लिखते हैं। 2 लिख दें तो इसका मतलब इनको 2 से गुणा कर दूं। अरे एक ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, 2 ने 2 छोड़। यानी क्या बन रहा है एनोड पर? एनोड पर जाकर कौन बन रहा है? क्लोरीन गैस बन रही है, यानी नए रसायन बन रहे हैं। क्या क्लोरीन गैस का गुण नमक जैसा है? नहीं। अच्छा, कैथोड पर देखिए आप, तो कैथोड पर क्या हुआ? कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन जो है कहां पहुंचे? कैथोड पर। और कैथोड पर सोडियम आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं। ये ठीक है, ये कहां गया है? कैथोड पर पहुंच रहे हैं। वहां पर किसको ग्रहण कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके किस में बदल जा रहे हैं? सोडियम
आप मुझे बताइए, जब आपने शुरुआत किया था तो सोडियम लिया क्या? नहीं, आपने सोडियम क्लोराइड यानी नमक लिया और बन गया सोडियम और क्लोरीन। और सोडियम के गुण और क्लोरीन के गुण NaCl से तो बिल्कुल अलग है। ये अलग पदार्थ है और ये अलग पदार्थ है, यानी नए रासायनिक पदार्थों का निर्माण हुआ है, राइट। इसका मतलब विद्युत अपघटनीय चालकता में रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी विद्युत अपघटनीय चालकता में रासायनिक परिवर्तन होता है, जबकि धात्विक चालकता में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है ये सब चीज? तो 3 बात हमने की। ये किसके कारण? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो हो वो धात्विक चालकता, और मुक्त आयनों की गति के कारण जो हो वो विद्युत अपघटनीय चालकता, और जिसमें धातु का, जिसमें पदार्थ का स्थानांतरण ना हो वो धात्विक चालकता, और जिसमें पदार्थ का स्थानांतरण हो विद्युत अपघटनीय चालकता। और इसमें रासायनिक परिवर्तन भी नहीं होता, और इसमें रासायनिक परिवर्तन समझ गए आप? चलिए अब बात करते हैं और क्या बात है। तो अब हम ताप का इफेक्ट देखते हैं। आप स्पेशली यहाँ पर फिजिक्स में मेजर तौर पर धात्विक चालकता पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में मिलाकर आप क्या पढ़ते हैं? विद्युत अपघटनीय चालकता। लेकिन केमिस्ट्री में हम यहाँ से धात्विक चालकता को आज यहीं छोड़ देंगे और आगे बढ़ाएंगे इसको, क्योंकि धात्विक चालकता नहीं है। पर धात्विक चालकता है तो थोड़ी सी बताएंगे जरूर कि धात्विक चालकता में ताप का क्या प्रभाव हो, धातुओं में धातुओं की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव होगा, ताप बढ़ाएं तो क्या होगा, तो ये देखते हैं। ठीक है, ताप बढ़ाने पर सामान्यतः धातुओं की चालकता जो है वो कम हो जाती है। ताप बढ़ाने पर धातुओं की चालकता कम हो जाती है। ये बच्चे तो अब आराम से अपनी नोट्स वगैरह से पढ़ लेते या किताब से पढ़ लेते, लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर धातुओं में ऐसा क्या होता है कि उसकी चालकता जो है वो ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है। तो हमने प्रश्न किया कि धातुओं में ताप बढ़ाने पर चालकता कम क्यों हो जाती है। एक्चुअल में होता क्या है, ये धातु जो है, धातु मतलब धात्विक पदार्थ जो है उसमें एक परमाणु तो होगा नहीं। धातुओं के कितने परमाणु हैं? अनेकों परमाणु, राइट। अब ये धातुओं के जो परमाणु हैं उनके पास क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जैसे धातु का परमाणु है कोई है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से दो चीजें बन रही है, एक धातु परमाणु आयन, ये धात्विक आयन, और उसका इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है विद्युत धारा, और उसके अंदर जो धातु परमाणु है, आपने क्या किया? धातु परमाणुओं से बनाया, आपने ताप बढ़ाया तो ये परमाणु नाचने लगे। नाचने मतलब इनमें वाइब्रेशन आ जाएगा। जैसे आप मोबाइल में वाइब्रेशन लगा देते हो तो उसको टेबल पर रख दोगे तो घूमने लग जाता है, नाचने लग जाता है। ऐसे ही जब हम ताप बढ़ाएंगे तो धातुओं के अंदर ये धात्विक परमाणु जो है वो नाचने लग जाएंगे, इनके अंदर वाइब्रेशन होगा। जब ये नाचेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन जो अच्छे भले जा रहे हैं, जो इनके इलेक्ट्रॉन अच्छे भले जा रहे हैं, तो ये नाचेंगे, तो ये भी नाचेगा, और नाचेगा तो अगर इसने पीछे मुड़ के देखा तो नाचता तो नाचना ही है, तो ये देखेगा यार धातु आयन मुझको बुला रहा, राइट। तो अच्छा वाला विद्युत धारा लेके जा रहा था और धातु आयन उसको बुला रहा है, यानी धात्विक परमाणु में जो वाइब्रेशन हुआ है इसकी वजह से वो उसको आकर्षित कर रहा है, यानी उसकी चाल में, उसकी गति में रुकावट आ रही है। उसकी गति में क्या आ रही है? रुकावट आ रही है। उसकी चाल आसानी से वो जा नहीं पा रहा, राइट। धातु परमाणु नाचे तो धात्विक आयन भी नाचा और इलेक्ट्रॉन भी नाचा, तो इलेक्ट्रॉन उतनी है अच्छा वाला सीधा जा रहा हो तो बड़े आसानी से जा रहा है, लेकिन नाचने लग जाए बीच बीच में तो उतनी स्पीड में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। यानी विद्युत धारा के प्रभाव में क्या उत्पन्न हो गया? प्रतिरोध उत्पन्न हुआ। क्यों? धात्विक परमाणुओं में वाइब्रेशन की वजह से। समझ रहे हो? वाइब्रेशन की वजह से क्या हुआ? धात्विक आयन, धात्विक परमाणु के जो धात्विक आयन थे और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ा। समझ गए? इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से विद्युत चालकता का मान, यानी धात्विक चालकता का मान क्या हो गया? कम हो गया। तो धातुओं में जनरली ताप बढ़ाने से उनकी विद्युत चालकता का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि धातु परमाणुओं में वाइब्रेशन होने से
वाइब्रेशन होने से धात्विक आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ता है, जिससे प्रतिरोध उत्पन्न होता है और प्रतिरोध का मान बढ़ता है। क्लियर है? लेकिन यहां आए अगर, तो ये चालकता किस वजह से विद्युत अपघटनीय चालकता, आयनिक चालकता किस वजह से है? आयनों की गति के कारण। और आयन जितनी आसानी से गति करेंगे उनकी चालकता का मान उतना ही अधिक होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर दूं, बताओ, जब आयनों को अभी तो ताप नहीं मिला, और ताप मिलेगा तो ये जल्दी जल्दी भागेगा, विद्युत धारा को कंधे पर ले लेके जल्दी जल्दी इधर उधर, तो विद्युत अपघटनीय चालकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इन आयनों के पर ही तो निर्भर करता था विद्युत चालकता का मान। और इन आयनों की गति जैसे ही बढ़ी, कैसे बढ़ी? ताप बढ़ाने पर बढ़ी, तो क्या हुआ? विद्युत अपघटनीय चालकता का मान बढ़ गया, यानी प्रतिरोध कम। बोलो क्लियर है? समझ में आया? तो ये किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। ये किसके कारण? मुक्त आयनों की गति के कारण। इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण आयनों के रूप में होता है। इसमें पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इसमें पदार्थ के गुणों में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, नए रासायनिक पदार्थ। किसके फलस्वरूप? विद्युत अपघटन के फलस्वरूप, विद्युत अपघटन की जो क्रिया हुई है उसकी। समझ में आया? विद्युत अपघटन क्या है? इस प्रकार पदार्थ को डालें और वो आयनित हो और उसमें ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया हो और नए रासायनिक पदार्थों का बने, वही विद्युत अपघटन। समझ में आ गया? और फिर धातुओं की चालकता ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है, क्योंकि वो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध उत्पन्न होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। क्योंकि धातु, अगर सच्चाई जाने तो कहा, धात्विक परमाणुओं में वाइब्रेशन होने से धात्विक आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण। क्लियर? और इसमें ताप बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, इसी कारण विद्युत चालकता का मान। अब दोनों की तुलना करें तो हमेशा धात्विक चालकता का मान विद्युत अपघटनीय चालकता की तुलना में बहुत अधिक होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि विलयन में विद्युत चालकता उतनी ही बह सकती है। आयन हैवी भी होते हैं, भारी होते हैं, तो उतने आसानी से गति नहीं करेंगे। एक मोटे ताजे, बहुत भयंकर मोटे आदमी को दौड़ाओ और एक सामान्य आदमी को दौड़ाओ, कितने आसानी से कौन दौड़ रहा है? सामान्य। इलेक्ट्रॉन हल्का है, इसलिए आसानी से दौड़ता है। ठीक है, इसलिए विद्युत, कौन सी विद्युत चालकता? धात्विक विद्युत चालकता का मान अधिक होता है और विद्युत अपघटनीय चालकता का मान तुलनात्मक रूप से कम होता है। बोलिए, अंतर समझ में आ रहा है? आगे हम फैराडे का एक लॉ पढ़ेंगे। फैराडे के लॉ में आपको बताएंगे कि फैराडे का लॉ ये तय करता है किसको? विद्युत अपघटनीय चालकता को समझाता है। तो फैराडे के लॉ पर आधारित, फैराडे के लॉ का पालन यहाँ होता है, यहाँ नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक अंतर में हम डाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? विद्युत चालकता और विद्युत अपघटनीय चालकता में अंतर आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? दीपेश, चलिए देखिए,
अब हम बात कर रहे हैं उस पदार्थ की जिसके बारे में हमने अभी नाम लिया था, विद्युत। प्रश्न है विद्युत अपघट्य क्या है, उदाहरण से समझाइए। इसके प्रकारों को उदाहरण से समझाइए। प्रश्न लिखना है, लिख सकते हैं। बाकी आपको पहले एक प्रश्न करा दिया था, विद्युत चालकता क्या है, इसके प्रकारों को लिखिए। और दूसरा प्रश्न था धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनीय चालकता में अंतर। तो दो हो गए। अब ये तीसरा प्रश्न है विद्युत अपघट्य क्या है, इसके उदाहरण को समझाइए। इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझें। ठीक है, विद्युत अपघट्य क्या है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझें। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। चलो देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। मैंने आपको एक वर्ड में अगर याद रखना था तो मैंने क्या कहा था, आयनिक पदार्थ। याद करो, अभी अभी मैंने बताया वो आयनिक पदार्थ या तो अम्ल भी हो सकता है, या क्षार हो सकता है, या फिर लवण। कोई भी आयनिक पदार्थ हो सकता है जिसको पानी में डाला जाए, ध्यान से सुनो, इसको पानी में डालने पर जिसका रासायनिक रूप से अपघटन हो जाता है। रासायनिक अपघटन क्या है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। विद्युत धारा लगाई थी तो रासायनिक गुण परिवर्तन ही हो गई। NaCl से कौन बन गया, सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, क्या बन गया, सोडियम और क्लोरीन, यानी नए रासायनिक पदार्थ बन गए। किससे, NaCl से। यानी क्या था, विद्युत अपघट्य क्या है, विद्युत अपघट्य क्या है, वह आयनिक पदार्थ जिसकी पिघली हुई अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत अपघट्य क्या है, वह रासायनिक पदार्थ जिसकी पिघली हुई अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तथा जिसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य। वह आयनिक पदार्थ जिसकी पिघली हुई अवस्था अथवा जलीय विलयन पिघली हुई अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, राइट। या वह आयनिक पदार्थ जो अपनी पिघली हुई अवस्था जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है या करता है तथा जिसका रासायनिक अपघटन होता है। एक बात और लगाना, ठीक है, वह आयनिक पदार्थ जो अपनी पिघली हुई अवस्था, जो अपनी पिघली हुई अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा का विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है या प्रभाव करता है। ठीक है, एक ही बात। तथा जिसका रासायनिक, ये बात जरूर लगाना क्योंकि हमने अभी भी क्या किया था, विद्युत अपघट्य को पानी में डाला, विद्युत धारा लगाई, विद्युत धारा लगा रहे और उससे क्या बना, नए पदार्थ, यानी उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ, राइट। तो वह आयनिक पदार्थ जो अपनी पिघली हुई अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है तथा जिसका रासायनिक अपघटन होता है। क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है।
और कोई पूछे विद्युत अपघटन की क्रिया क्या है, तो विद्युत अपघटन क्या है? विद्युत अपघट्य से विद्युत धारा का, विद्युत अपघट्य की पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होने की क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। और जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वह पदार्थ विद्युत अपघट्य कहलाता है। समझ रहे हो? क्लियर है ये बात? और यानी ये क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य कहलाता है। तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसी में लगा सकते हो। तथा यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। अब विद्युत अपघट्य के प्रकार की बात करें तो स्पेशली विद्युत अपघट्य दो प्रकार का है। एक है प्रबल विद्युत अपघट्य, हम सब पढ़े हैं 11th में। एक है कौन सा बेटा? प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य। एक है प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा है कौन सा? दुर्बल विद्युत। अब बात आती है, प्रश्न उठता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है? ध्यान से सुनिएगा। कोई भी आयनिक पदार्थ, ध्यान से सुनो, आयनिक पदार्थ मतलब अम्ल, क्षार और जिसको पानी में डालें और वो लगभग पूर्ण रूप से क्या हो जाए? आयनित हो जाए। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में या जल में घुलने पर लगभग पूर्ण रूप से क्या होते हैं? आयनित होते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलने पर, या कैसे लिख दूं बोलो? वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में लगभग, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। राइट बेटा? लगभग पूर्ण रूप से। देखो पूर्ण नहीं कहा मैंने, इसके आगे एक बड़ लगा दिया। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। बोलो क्लियर है? क्या सा क्लियर कहां हुआ? समझ तो लो। मैंने डाला क्या? NaCl। और NaCl के मान लो कितने अणु डाले? Na बहुत हो 100 डाले और 100% डाले। अब ठीक है, और 100% में से ये 100 का 100 आयनित नहीं हुआ, पूर्ण तो हुआ, लेकिन लगभग पूर्ण का मतलब हो सकता है 99% आयनित, 98% आयनित हुआ, 95% आयनित हुआ, या 99.2% आयनित हुआ। तो लगभग पूर्ण हुआ, पूरी तरह नहीं, या 99.8%। तो लगभग नहीं, लगभग लगाना जरूरी, पूर्ण नहीं, लगभग पूर्ण। और जैसे हमने विलयन चैप्टर में पढ़ा ना, वियोजन आयनन, वियोजन को या आयनन कहते थे, तो आयनन कितना होता था? 90, 95, 92, 98%। पूरा तो नहीं होता था। बात उसकी नहीं करना है। ये गलतियां हमको नहीं दोहरानी है कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, कि वहां का एटमॉस्फेयर क्या रहा है, आप उसमें मुंबई का एटमॉस्फेयर कंसीडर। ये गड़बड़ मत करना है। जिस मुद्दे की बात चल रही है, जिस टॉपिक की बात चल रही है, उसी पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको सभी। ठीक है भैया? तो अगर कोई पदार्थ हमने डाला, उसका पूर्ण, लगभग पूर्ण रूप से आयनन हुआ, तो वो कौन है? प्रबल विद्युत। और जिसका आयनन बहुत कम हुआ, लेकिन हुआ, क्योंकि आयनन तो होना चाहिए, तभी तो विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा। कौन प्रवाहित करेगा विद्युत धारा को विद्युत अपघट्य विलयन में? उसके आयन, मुक्त आयन की गति के कारण ही होगी ना। तो जलीय विलयन में उसके आयनों का होना बहुत जरूरी है ना भैया। और आयन तो चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल, दोनों में ही हो। क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में बहुत कम आयनित होते हैं। केवल यहाँ क्या लिखना है? बहुत कम आयनित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित ही ना हो, तो फिर वो विद्युत अपघट्य नहीं। वो कौन है? विद्युत अनअपघट्य। कौन है? विद्युत अनअपघट्य है। कौन? जैसे शक्कर घुलती तो है पर आयनित नहीं होती। ग्लूकोज
पानी में घुलता तो है पर आयनित नहीं होता। तो ग्लूकोज, शक्कर यानी सुक्रोज, और क्या यूरिया, ये भी पानी में आयनित नहीं हो रहा। ये सब क्या है? विद्युत अनपगट्टे। समझ गए? ये पानी में घुलते तो हैं पर आयनित नहीं होते। क्लियर है बेटा? तो ये विद्युत अनपगट्टे हैं। और विद्युत अपघट्य क्या है? जो पानी में डालो तो घुलेंगे तो आयनित होकर घुलेंगे, चाहे आयनन कम हो चाहे आयनन ज्यादा हो। अगर आयनन ज्यादा हो रहा है, लगभग पूर्ण हो रहा है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य, और बहुत कम हो रहा है तो दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण क्या होगा? एक शब्द में समझना है सीधा, तो प्रबलम, प्रबलम, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार और लवण, या प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण, व इनसे बने लवण। बोलो क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? समझ आ रहा है? तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार व इनसे बने। क्लियर है? अच्छा, इसको और इलस्ट्रेशन कर दें और डिटेल में पढ़ें तो हम बताओ प्रबल अम्ल कौन? तो प्रबल अम्ल कौन? दुर्बल अम्ल है। सारे आयनिक अम्ल, आयनिक मतलब इनऑर्गेनिक वाले जितने भी, अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल कौन से? जैसे H2SO4, HCl, HNO3। और प्रबल क्षार कौन? प्रबल क्षार के उदाहरण कौन है बेटा? आदि लिख दूं यहां, NaOH, KOH, MgCOH का होल ट्वाइस वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इनसे लवण कौन से बनाओगे? तो इनकी क्रिया करा दो, लवण बन जाएंगे। जैसे HCl की क्रिया NaOH से करा दें। अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनते हैं? लवण। तो HCl पर किसकी क्रिया करा दी? NaOH की। क्या बन गया? NaCl। बोलो NaCl कौन है? विद्युत अपघट्य। कौन सा? प्रबल विद्युत। HCl कौन है? प्रबल विद्युत अपघट्य। NaOH कौन है? प्रबल विद्युत अपघट्य। और इन दोनों से बनेगा लवण, वो कौन है? प्रबल विद्युत। क्लियर? अच्छा, और सुन, केवल इतना ही नहीं होता, ये तो बहुत डिटेल होता है। अगर मैं चाहूं तो यहीं तक खत्म कर दूं इस कहानी को। पहले और बताता हूं, पहले बाद में अभी बताता हूं दुर्बल, क्या बेटा? दुर्बल विद्युत अपघट्य। बताओ दुर्बल विद्युत का अपघट्य कौन है? वे पदार्थ, बोलो भैया, जो जलीय विलयन में बहुत कम, या जिन्हें जल में घुलने पर, जिनका आयनन जिन्हें जल में घुलने पर उनका आयनन बहुत कम होता है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में बहुत कम आयनन। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में बहुत कम आयनित होते हैं तो उनको क्या कहते हैं हम? दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब यहां पर भी बात आएगी उदाहरण की, तो बहुत आसान। दुर्बल अम्ल कौन? दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। समझ रहे हो भैया? दुर्बल अम्ल हो गया और दुर्बल क्षार, वह इनसे बने अच्छा, तो एक काम करो, किसी एक दुर्बल अम्ल का नाम बताओ। सारे कार्बनिक अम्ल, ये छोटू इधर ध्यान दे, कौन सी? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल कौन कौन से बताओ? एसिटिक अम्ल, सारे कार्बन वाले, फॉर्मिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड, दुनिया भर के जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं वो सब इसमें। समझ गए? अकार्बनिक H2CO, कार्बनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये दुर्बल अम्ल है, इनको ले सकते हैं। समझ में है? बोरिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है, अकार्बनिक। तो सारे कार्बनिक अम्ल, सभी कार्बनिक अम्ल, सभी कार्बनिक अम्ल कौन कौन से होते हैं बताओ एक आध? एसिटिक एसिड, फॉर्मूला बोलो।
चलो फॉर्मिक से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मिक से करें HCOOL फॉर्मिक एसिड। वैसे एक दो उदाहरण काफी हैं, लेकिन आप लोग तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, केमिस्ट्री उंगलियों पर नाचे, ऐसा काम करो। तो फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल में क्या करोगे, H हटा के CH3, एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये तो जानते हो सिरका, चाउमीन के साथ खाते कट्टा कट्टा, हाँ वही तो है, अचार बनाने के लिए जो डालते हैं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। और इसके कुछ भी लेते जाओ यार, ये तो दुनिया भर के, कहां तक लिखेंगे, बहुत से छोड़ो। कार्बनिक अम्ल, ये प्रोपियोनिक एसिड, एक CH2 और बढ़ाओ ब्यूटायरिक एसिड, बहुत सारे हैं, इनकी चर्चा हम क्यों करें, इतने डिटेल बहुत है, ठीक है, समझ रहे हो। इसके अलावा क्या, क्षार में कौन से, क्षार में ढूंढ लेना, क्या ये बीच में पिंक वाले देख रहे हैं ना, इनके क्षार, इनके हाइड्रोक्साइड, इनके हाइड्रोक्साइड पकड़ो। जैसे कॉपर का हाइड्रोक्साइड, क्षार कौन होता है, जिसमें OH, देखो। और ये किसके ढूंढे थे हमने, ये आगे के दो ग्रुप है ना S ब्लॉक के, पहले वाले और दूसरे वाले, उनके। और भी पिंक बेस वाले हैं ना, संक्रमण धातु हैं, उनके हाइड्रोक्साइड देख लो। जैसे कॉपर का हाइड्रोक्साइड, Fe का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कौन हो गए, दुर्बल क्षार। और इनसे लवण बना लो, मिला के इनमें से किसी को भी मिला दो, तो जो लवण बन जाए वो कौन है, दुर्बल विद्युत अम्ल, दुर्बल विद्युत अम्ल, ठीक है, समझ रहे हो। अब अगर ध्यान दो, जैसे इसमें एक और आप अपनी तरफ से मैं बता रहा हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको याद, ये बहुत ज्यादा। अब देखो ये कौन है, क्षार, OH, जहां ये आप समझ गए ना क्षार, तो ये क्षार और ये अम्ल, मिला दो इन दोनों को, लवण बन जाएगा। जैसे मैंने ऊपर मिलाया था ना, तो CH3COOH को किससे मिला रहे हो, NH4OH से, बोलो ठीक है बेटा, मिला दे। और बीच में से क्या करना है, पानी तो निकालना है, H और गया पानी, भैया H2O, ठीक है, पानी गया, क्या बन गया, बोलो CH3COO, पीछे कौन लगा दूं, NH4, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आया, अरे ये हटा दिया बस भाई। तो ये लवण बन गया, ये कौन बन गया, लवण, नाम क्या है, NH4 को कहते हैं अमोनियम, और ये ग्रुप कौन सा हो गया, CH3COO, एसीटेट। तो अमोनियम एसीटेट क्या है, लवण। अब किसी का भी बना लो, इसका इसके साथ बना लो, इसका इसके साथ बना लो, इसका इसके साथ बना लो, ये क्या हो जाएंगे, दुर्बल विद्युत। दो उदाहरण काफी है वैसे, पर अगर आपको डिटेलिंग समझनी है तो क्या कह सकते हैं, क्या उदाहरण है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, और उनसे बने, मिलकर बने लवण, समझ में आ रहा है। तो सभी कार्बनिक अम्ल कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, एक बात। और एक बात, ये पिंक वाले यानी संक्रमण धातुओं के हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, दुर्बल क्षार, समझ गए, क्लियर है बेटा। और कुछ अकार्बनिक अम्ल भी जो दुर्बल अम्ल में आते हैं, अकार्बनिक अम्ल कुछ है, इनको आप याद कर सकते हैं, कौन, H2CO3, तो बड़े आराम से याद हो जाता है, ये कुछ है थोड़ी, H2 और CO2 का मिश्रण है, देखो H2CO है, क्या है, H2O यानी पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2CO, बोलो कितने हो गए, H2C2 CO3 आ गया, तो ये था। और इसके अलावा कौन है, बोरेक अम्ल, H3O3, फॉस्फोरिक एसिड, लेने को तो बहुत सारे हैं, छोड़ो, समझ गए इतना, क्लियर है ये। अच्छा अब आया विद्युत अनपगट्य, तो क्या कहोगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित नहीं होते, क्या, शक्कर, शक्कर का नाम जानते हो, सुक्रोज, गन्ने की शक्कर, और ग्लूकोज, यूरिया, ये कौन हो गए, लिखवाऊं कि ये तो समझ जाएंगे, बस क्या लिखना है, जो जलीय विलयन में आयनित नहीं होते। लेकिन विद्युत अपघट्य क्या है, ये है, ये इसके प्रकार हैं, और ये नीचे दिए गए उसके उदाहरण है। ये प्रश्न समझ में आ गया, आंसर इसका प्रश्न का, क्लियर है। अब सीएम वाली स्टाइल, अभी ये बहुत डिटेल है बेटा, अगर इसको चाहते तो ये बहुत ज्यादा था, केवल इतना ही नहीं, एक बात और, प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार से मिलाते हैं तो लवण बनते ही बनते, प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षार से भी मिला दोगे
तो भी जो बनेगा वो प्रबल विद्युत अपवर्तक। यानी एक चीज दिखाना चाहता हूं आपको, यहाँ पर देखो हमने प्रबल अम्ल, पहले ध्यान दे लेना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाया था, तो लवण बना ही गया। कौन? प्रबल विद्युत अपवर्तक का लवण बन गया, राइट। जैसे हमने HCl को लेकर NaOH से मिलाया तो कौन बना? NaCl। पानी की तो बात ही नहीं कर रहे ना, ये लवण बना दिया, H2 बना दिया, H2। ठीक है, समझ रहे? ये बना ही। लेकिन सुनो, अगर मैं इनमें से एक प्रबल ले लेता और दूसरा दुर्बल भी लेता, एक प्रबल लेता और दूसरा दुर्बल लेता, तो भी प्रबल विद्युत अपवर्तक बनता। आप कहोगे एक प्रबल कौन सा ले लूं? बोलो कोई भी ले लूं, HCl ले लूं? बताओ, तुम जो कहो वो ले लेता हूं, जो मर्जी। HCl ले लेते हैं, सिंपल है, ठीक। और इसमें से एक कोई क्षार ले लो, दुर्बल क्षार, CuOH का फुल ट्वाइस। बोलो क्लियर? ये बन गया CuCl। हटाए तो CuCl क्या है? प्रबल विद्युत अपवर्तक। क्या है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा देखो और ले लेते हैं। मैंने लिया प्रबल अम्ल आपका HCl और प्रबल दुर्बल क्षार ले लिया FeOH का होल थ्राइस। अब OH कितने हैं? 3, तो 3 H चाहिए पानी बनाने, 3 H और 3 OH अलग। क्या बन गया बताओ? FeCl3। 3 लगाना आगे भैया, ये होता है ना 3 Cl है ना, FeCl3। समझिए, वो भी क्या है? प्रबल विद्युत। क्लियर है? और सुनो, ये बदलाव मत करो। कैसा बदलाव करो? इसको दुर्बल कर दो और इसको प्रबल कर दो। ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, ये आपको समझ लेना। आपका प्रश्न तो खत्म हो गया, उत्तर आप उतना ही लिख के आ सकते हो पेपर में पास, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्या कि एक भी प्रबल है, अगर दोनों में से एक भी प्रबल लिया तो उसका जो लवण बनेगा वो प्रबल विद्युत अपवर्तक होगा। जैसे हमने प्रबल कौन ले लिया? क्षार। प्रबल क्षार कौन? देखो यही होगा ऊपर, अच्छा दुर्बल अम्ल लो, दुर्बल अम्ल नीचे मिलेगा, इनमें से कोई भी ले लो। बोलो कोई भी ले लो, कौन सा चाहिए? बोलो कौन सा ले? एसिटिक एसिड ले लूं? ये लो CH3COOH। ये देखो H हटाओ, OH पानी हटा, कौन आ गया? Na। कौन आ गया? तो बताओ CH3COONA कौन होगा? प्रबल विद्युत अपवर्तक के दुर्बल? प्रबल होगा कि दुर्बल? प्रबल होगा। समझ में आ गया? अच्छा, ये अम्ल और क्षार जो मिला रहे हैं उनमें से अगर एक भी प्रबल होता है तो उसका लवण क्या होगा? प्रबल विद्युत अपवर्तक होगा। क्लियर है इतना? ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी गई कि ये बात हमेशा याद रखेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रबल अम्ल मिलाएं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाएं तो ही प्रबल विद्युत अपवर्तक बनेगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की सॉरी, इनमें से एक दुर्बल हो और दूसरा प्रबल हो तो उनकी क्रिया से भी जो लवण बनेगा वो क्या होगा? प्रबल विद्युत अपवर्तक। और यहाँ वही है, यहाँ दुर्बल अम्ल होना चाहिए, दुर्बल क्षार होना चाहिए और दोनों की दुर्बल ही क्रिया करके लवण बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रबल भी हो सकते हैं, दुर्बल प्रबल भी हो सकते हैं और प्रबल दुर्बल भी। क्लियर? और इसको क्या कहेंगे हम? प्रबल विद्युत। जो ये बनेगा ये विद्युत एक अलग बात है, वो क्या है? जो जलीय विलयन में आयनित ही नहीं हो रहा, जैसे शक्कर और नमक। गड़बड़ मत कर देना, नमक तो प्रबल विद्युत अपवर्तक, शक्कर, यूरिया, ग्लूकोज। अनुपकृत्य क्या है? क्लियर है ये प्रश्न? हाँ जोड़, समझ में आया? चल आप इसको याद कीजिए।